जाटव हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? शिकार हुआ है? किसका? चार्ली जवाब देता है, शिकार किसका हुआ है ये तो सर ने अभी नहीं बताया, बस कहा है कि जल्दी से जल्दी बंगला मुड़ा घाट पर आ जाओ, वहीं पर शिकार हुआ है। जाटव हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये अपना बंगला मुड़ा घाट? चार्ली हामी भरते हुए कहता है, हाँ जाटव, यही वाला बंगला मुड़ा घाट। आखिर वो यक्षिणी यहीं पर तो शिकार करती है। पता नहीं कल रात अब उसने किसका शिकार कर दिया। अनुराग कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बस एक टक नजर से चार्ली और जाटव को देखे जा रहा था। अनुराग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था ये जानने में कि इस बार यक्षिणी ने किसे अपना शिकार बनाया था। जब अनुराग कुछ नहीं कहता है तो चार्ली ही अनुराग से बोल पड़ता है, अच्छा लेखक बाबू, अब हम चलते हैं। रही चित्रा भाभी की बात तो आप टेंशन मत लीजिए, हम चित्रा भाभी को ढूंढ निकालेंगे। अनुराग कहता कुछ नहीं, बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चित्रा के मिलने और ना मिलने से, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि चित्रा अपनी मर्जी से उसे छोड़कर गई थी, ना कि किसी ने उसे अगवा किया था। चार्ली अनुराग से सहानुभूति जताते हुए कहता है, आप सिर्फ लिखते ही अच्छा नहीं है लेखक बाबू, बल्कि आप सच में बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बताइए, आपकी नज़रों में वो यक्षिणी भी एक देवी है जो मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। आपकी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। अनुराग खोए हुए अंदाज में कहता है, एक बार मेरी किताब आने दीजिए चार्ली जी, फिर देखिएगा सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कोई भी यक्षिणी को कभी नहीं भूल पाएगा। जो एक बार उसकी किताब पढ़ेगा ताउम्र उसे याद रखेगा। चार्ली कुछ कहता उससे पहले ही जाटव चार्ली से बोल पड़ता है, चार्ली चले, सर हमारा घाट पर इंतजार कर रहे होंगे। चार्ली हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ चलो, मैं तो भूल ही गया था कि जाना भी है। इतना कहकर चार्ली जाते हुए अनुराग से एक आखिरी बार हाथ मिलाता है और वहां से जाने लग जाता है। चार्ली के साथ ही बाकी सब भी वहां से जाने लग जाते हैं, बस अनुराग वहीं पर रुका रहता है। सबके जाते ही अनुराग वापस से ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा बंद कर लेता है। पूरे दिन अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला बैठे रहता है, कहीं नहीं जाता है, न किसी से बात करता है। वो बात करता भी किससे? उसके पास अब बात करने के लिए कोई बचा ही नहीं था। वो बात भी कर रहा था तो सिर्फ अपनी तन्हाइयों से, वो तन्हाइयां जो उसे अकेला बना रही थी, उसे बार बार इस चीज का एहसास करा रही थी कि वो एक हारा हुआ इंसान था जिसे सब अकेला छोड़कर चले गए थे। 3-4 दिन तक अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहता है। वो किसी से नहीं मिलता है। बल्लू काका भी उससे मिलने आते थे तो उनसे भी नहीं मिलता था, क्योंकि जब से उसे चित्रा ने धोखा दिया था उसका सब पर से विश्वास उठ चुका था। उसे ये दुनिया स्वार्थी नजर आने लगी थी, जहाँ पर कोई किसी का भी सगा नहीं होता। चित्रा के जाने के बाद अनुराग सिर्फ टूटा ही नहीं था, बल्कि उसने बहुत सी बुरी आदतें भी वापस से अपना ली थी। उसने सिगरेट के साथ साथ शराब को भी वापस से मुंह लगाना शुरू कर दिया था। पैर में लगने के कारण उसने वापस से लंगड़ा कर चलना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था ये सब युग के दूर जाने की वजह से हुआ था, क्योंकि वो वापस से ठीक से चलना भी उसी के साथ सीखा था और उसके जाने के बाद वापस से लंगड़ाने लग गया था। ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहने के कारण अनुराग को पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा था। बाहर की दुनिया में रतनपाली ने यह खबर उड़ा दी थी कि अनुराग की पत्नी चित्रा किसी के साथ भाग गई है। चित्रा भागी तो है, पर किसके साथ ये किसी को पता नहीं था। जब से दिलीप को यह खबर पता चली थी, उसका गुस्सा अनुराग के प्रति और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि फिर उसकी किसी न किसी तरह से बदनामी हुई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब चार्ली को चित्रा के बारे में कुछ पता नहीं चला, न एक भी सुराग मिला, तो उसने भी केस को बंद कर देना ही मुनासिब समझा और अनुराग ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि चित्रा किसके साथ थी। अनुराग ने एक राज अपने अंदर ही रखा था, किसी को नहीं बताया था। दिन बीतते जा रहे थे और अनुराग के सारे दिन बस शराब और सिगरेट पीने में गुजर रहे थे। वो अंदर से बहुत टूट गया था। वो रोज खुद से यही सवाल पूछता था कि आखिर उसकी इतनी खराब किस्मत क्यों थी। हर कोई उसे छोड़कर चला जाता था, पहले यक्षिणी और अब चित्रा। अनुराग दिन ब दिन अंधकार में डूबे जा रहा था। उसे कहीं भी रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन उसे वो एहसास हुआ जो उसे काफी पहले हो जाना चाहिए था। अनुराग अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था और जाम पीने के साथ साथ सिगरेट के कश खींचते जा रहा था। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, क्यों क्यों हर कोई मुझे छोड़कर चले जाता है? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि कोई भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता है? अनुराग बार बार खुद से यही सवाल पूछे जा रहा था और खुद को कोसे जा रहा था। अनुराग खुद को कोस ही रहा था कि तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है, नहीं अनुराग, तू बुरा इंसान नहीं है, बुरी तो तेरी किस्मत है।
अनुराग बड़बड़ाता है। हाँ, बुरी तो मेरी किस्मत है जो ऊपर वाले ने काली स्याही से लिखी है। अनुराग के अंदर से फिर एक आवाज सुनाई देती है। चित्रा तुझे इसलिए छोड़कर नहीं गई है क्योंकि तू बुरा इंसान है, बल्कि चित्रा तुझे इसलिए छोड़कर गई है क्योंकि तू एक हारा हुआ इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। वो जानती थी कि अगर वो तेरे साथ रही तो जिंदगी भर गरीबी में दिन गुजारना पड़ेगा, इसलिए वो तुझे छोड़कर चली गई। अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ चित्रा मुझे इसीलिए छोड़कर गई है। अनुराग के अंदर से फिर एक आवाज सुनाई देती है। चित्रा जानती थी कि तू जिंदगी भर कहानी लिखने वाला था और कभी कामयाब नहीं होने वाला था। अनुराग, तू एक हारा हुआ इंसान है और हारे हुए इंसान का साथ कोई नहीं देता, सब उससे दूर जाने लगते हैं। और जरा अपने आसपास देख, आज तेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, सब तुझे छोड़कर जा चुके हैं। अनुराग एक गहरी सोच में डूब जाता है। वो महसूस करता है कि उसके अंदर से जो आवाज आई थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। अनुराग के अंदर से फिर आवाज आती है। चित्रा को पता था कि तू जिंदगी भर कहानी लिखना छोड़कर ऐसे ही सिगरेट शराब पीते रहने वाला था और अपने साथ उसे भी बर्बाद करने वाला था, इसलिए वो तुझे छोड़कर चली गई। तू जिंदगी भर निकम्मा इंसान ही रहेगा, तू खुद से कभी नहीं जीत पाएगा अनुराग। अनुराग गुस्से के साथ खुद से कहता है, मैं जीतूंगा, खुद से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जीतूंगा। जिन कहानियों ने आज मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, एक दिन यही कहानियां मुझे मेरा सब कुछ लौटाएंगी। एक दिन मैं बहुत बड़ा कहानीकार बनूंगा और देखना फिर चित्रा मेरे पास आएगी, लेकिन तब मैं उसे नहीं अपनाऊंगा क्योंकि उसने मुझे उस वक्त छोड़ा है जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इतना कहकर अनुराग अपनी सिगरेट को एश ट्रे के अंदर बुझाता है, वहां से उठता है और सीधे टेबल के पास जो कुर्सी रखी हुई थी उस पर जाकर बैठ जाता है। अनुराग एक ब्लैंक पेज टाइपराइटर में लगाता है और टाइपराइटर को एकटक देखते हुए कहता है, मैं यक्षिणी की कहानी पूरी करके ही मरूंगा, उसे पूरे किए बिना मैं नहीं मरने वाला। अब यक्षिणी की कहानी पूरी करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। इतना कहकर अनुराग उंगलियां टाइपराइटर पर जमाता है और टाइप करना शुरू कर देता है। अनुराग जो टाइप करना शुरू करता है तो करते ही जाता है। उसके हाथ फिर उस रात रुकते ही नहीं है। सिर्फ उस रात नहीं बल्कि हर रात उसके हाथ टाइपराइटर पर चलने लग गए थे। यक्षिणी की कहानी दोबारा से लिखने लग गया था। अनुराग ने यक्षिणी की कहानी लिखनी वापस से शुरू कर दी थी और इस बार वो इतनी लगन के साथ कहानी लिख रहा था कि बाहरी दुनिया से उसने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। यक्षिणी की कहानी के साथ ही अपना एक रिश्ता कायम कर लिया था, एक ऐसा रिश्ता जो गंगा जल की तरह पवित्र था। अनुराग दिन रात यक्षिणी की कहानी लिखने में लगा रहता था। ये उसी का नतीजा था कि जो कहानी लिखने में उसे सालों लग गए थे वो उसने 1 महीने में आधी से ज्यादा लिख ली थी। अनुराग कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर चित्रा ने पहले कहानी की स्क्रिप्ट जला दी थी। अनुराग को सब छोड़कर जा चुके थे, यक्षिणी, चित्रा, युग। उसके पास कुछ बचा था तो सिर्फ ग्रेवयार्ड कोठी, लेकिन कोई था जो उससे उसकी ग्रेवयार्ड कोठी को छीनने की साजिश रच रहा था। एक तरफ अनुराग सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत कर चुका था तो वहीं दूसरी तरफ कोई शुरुआत कर रहा था अनुराग से उसकी ग्रेवयार्ड कोठी भी छीनने की, और वो कोई और नहीं बल्कि रजनी थी। रजनी बचपन से छोटे मोटे टोने टोटके करते आ रही थी और वही करते करते उसने टोने टोटके करने में महारत हासिल कर रही थी। ये उसी का नतीजा था कि उसने हवेली के अंदर सब पर पुतली टोना करके रखा हुआ था, सिर्फ दिलीप और वंदना को छोड़कर। उन दोनों पर भी उसने पुतली टोना करने की कोशिश की थी पर उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई थी। कोई ऐसी चीज थी जो दिलीप और वंदना की रक्षा कर रही थी। वो क्या चीज थी, रजनी लाख कोशिश करने के बावजूद भी पता नहीं कर पाई थी। फिर खुद उसका उस चीज पर से ध्यान हट गया था क्योंकि उसका ध्यान था तो ग्रेवयार्ड कोठी को हासिल करने में, और उसके लिए उसने तैयार किया था विराट को। उसने पूरी तरह विराट को अपने वश में कर लिया था। ग्रेवयार्ड कोठी को हासिल करने की लालच में रजनी इतनी बौरा गई थी कि उसने विराट को अमावस्या की रात ही ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए मजबूर कर दिया था, और विराट भी ना चाहते हुए ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल गया था। विराट साइकिल चलाते हुए डरते हुए ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा था। उसके पीछे वाली सीट पर एक कागजातों की फाइल रखी हुई थी। रात का वक्त था, उसके आसपास कोई नहीं था। वो अकेला ही साइकिल से कालाझाड़ी जंगल पार कर रहा था। विराट साइकिल के पैडल मारते हुए कहता है, मुझे जल्द से जल्द ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचना होगा और रजनी मामी का ये काम करवाना होगा। अगर रजनी मामी का ये काम नहीं हुआ तो पता नहीं वो मेरी वंदना के साथ क्या करेगी। मैं अपनी वंदना को कुछ नहीं होने दे सकता, मुझे अपनी वंदना को बचाना ही होगा। बेचारी मेरी वंदना कितना मना कर रही थी मुझे ग्रेवयार्ड कोठी में जाने के लिए।
पर उसे कैसे बताता कि अगर मैं ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जाता तो रजनी मामी मेरे साथ बुरा तो करती ही, साथ में उसे भी। इतना बोलकर विराट चुप हो जाता है। विराट ये बात अच्छे से जानता था कि उसे अनुराग से कागजातों पर साइन कराने थे, और वो तभी मुमकिन था जब वो अनुराग से प्यार से बात करता। उसने सोच लिया था कि वो पुरानी बातों का कहीं भी जिक्र ही नहीं करेगा। अनुराग को ये एहसास ही नहीं होने देगा कि वो कभी अनुराग से नाराज था। यही सब सोचते हुए विराट ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाता है। वो कोठी के दरवाजे पर ही अपनी साइकिल को टेक देता है। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा पहले से खुला हुआ था, जिस कारण विराट बिना देरी किए झट से अपनी फाइल अपने हाथ में पकड़ता है और ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कोई नहीं था। विराट आवाज लगाता है, अनुराग चाचा, अनुराग चाचा कहाँ पर हैं आप? ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर खामोशी छाई रहती है। कोई जवाब नहीं आता है। विराट मन ही मन सोचता है, ये अनुराग चाचा कहाँ पर हैं? कहीं वो बाहर तो नहीं चले गए? विराट सोच ही रहा था कि अनुराग कहाँ जा सकता है, तभी उसे टाइपराइटर के बटनों के दबने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। विराट टाइपराइटर की आवाज को सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है। इसका मतलब चाचा ऊपर हैं, जरूर अपनी कहानी लिख रहे होंगे। इतना कहकर विराट सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है जिस कमरे से टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही थी। जब विराट उस कमरे के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया था। कमरे के अंदर अपनी कुर्सी पर बैठकर अनुराग बड़े ही मन लगाकर कहानी टाइप कर रहा था। उसकी टेबल पर ही एशट्रे रखी हुई थी जिसमें एक जली हुई सिगरेट रखी हुई थी, जिसका धुआं कमरे के अंदर चारों तरफ फैल रहा था। अनुराग इतना मन लगाकर कहानी लिख रहा था कि उसे पता ही नहीं चला था कि कमरे के अंदर विराट आ गया था। विराट कमरे के अंदर घुसते हुए कहता है, अनुराग चाचा, अनुराग चाचा। अनुराग अभी भी विराट की आवाज नहीं सुन पाया था। उसका पूरा ध्यान कहानी लिखने में था। उसकी उंगली टाइपराइटर पर बहुत स्पीड से चल रही थी, इतनी स्पीड से कि विराट का दिमाग भी उसकी उंगलियों को देखकर चकरा गया था। विराट समझ गया था कि अनुराग ऐसे नहीं उठने वाला, इसलिए वो उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लग जाता है। विराट मन में सोचने लग जाता है, मुझे कैसे भी करके अनुराग चाचा से इन कागजातों पर साइन कराने हैं। इन पर साइन लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। सदियों से है पुरानी